हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैराथन क्लास के रूप में आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास को कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ जो इतिहास है केवल साक्ष्य के आधार पर आधारित है। तो कहाँ से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में आप सभी को याद रखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के रूप में। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? जिसमें लिपि और भाषा इन दोनों का ज्ञान नहीं था। जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पाषाण के रूप में है, पत्थरों के रूप में है। आद्य ऐतिहासिक काल लिपि और भाषा दोनों था, लेकिन सिर्फ चित्रात्मक रूप से था। इसके अंतर्गत आपके सिंधु घाटी सभ्यता आते हैं। ऐतिहासिक काल यह आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और इसी ऐतिहासिक काल को हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास आते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी याद रखिएगा: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका विभाजन के बारे में। आइए जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और हम क्या पढ़ेंगे आज, उसके बारे में एक नज़र देख लेते हैं। उसके बाद आगे कक्षा बढ़ाएंगे। ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल में कहाँ से कहाँ तक? वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल, जिसको 3 भागों में विभाजित करेंगे: छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास और छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। तो हम आज प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। तो प्राचीन इतिहास को देखते हैं, जब मध्यकालीन और आधुनिक को बाद में देखेंगे। तो प्राचीन इतिहास में वैदिक युग से लेकर गुप्त काल तक, वैदिक युग से लेकर गुप्त काल तक, जिसमें आपके पाषाण काल हैं, रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, सातवाहन काल, कुषाण वंश, मेघ वंश, इसके अलावा वाकाटक वंश तक। ये सभी क्या साक्ष्य छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में देखेंगे। ये राष्ट्रीय स्तर के वंश हैं, काल हैं। इनके साक्ष्यों के बारे में देखेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में क्या प्राप्त हुए हैं। आपको याद रखना है प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश के बारे में। इनके शासकों को आपको याद रखना पड़ेगा। शासकों का क्रम एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजर्षि तुल्य जो वंश है, राजर्षि तुल्य जो वंश है, याद रखिएगा, राजर्षि तुल्य वंश छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय वंश है। अगर क्षेत्रीय वंश ऑप्शन में ना हो तो स्थानीय राजवंश आपको विकल्प में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश में पहला हुआ राजर्षि तुल्य वंश। उसके बाद आपका क्रम बनता है पर्वत द्वारक है, नल वंश है, सरबपुरी वंश, पांडु वंश और सोमवंश। ठीक है, तो ये हुए आपके छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के सिलेबस। मध्यकालीन इतिहास में आप कलचुरी शासक के बारे में पढ़ेंगे। ये कलचुरी शासक 2 भागों में विभाजित थे: रतनपुर कलचुरी शासक और रायपुर कलचुरी शासक। ठीक है, इसे में हम आने वाले दिनों में फड़ी नागवंशी शासक, छिंदक नागवंशी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वह है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास, इसके बारे में देखेंगे। चलिए फिर पहले टॉपिक से प्रारंभ करते हैं, टाइम पास नहीं करते और अच्छे से अध्ययन करते हैं। चलिए जी, अच्छे से पढ़िएगा और रिवीजन करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। और पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आप कम से कम 2 बार वीडियो देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास को। ठीक है, तो सबसे पहले आपका प्राग ऐतिहासिक काल है। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? तो अभी कुछ देर पहले बात की है कि छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वह भारत के इतिहास से प्रभावित रहा है। ठीक है, इसको मेंस में लिखा जाता है
आपका प्रारंभ होता है छत्तीसगढ़ के इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में अभी देखे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में लिपि और भाषा दोनों नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिपि और भाषा तो थे लेकिन भावचित्रात्मक रूप से, जबकि ऐतिहासिक काल भाषा और लिपि का लिखित साक्ष्य आपको प्राप्त होता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, जिसे पाषाण काल कहते हैं, अभी कुछ देर पहले देखें। तो इसे 4 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इनके हमें साक्ष्यों के बारे में देखना है, क्या विशेष बातें हैं उनको आप ध्यान रखिएगा। तो पूर्व पाषाणकालीन साक्ष्य मिला है सिंगनपुर गुफा, जो रायगढ़ में स्थित है। इसकी खोज की बात करें तो रॉबर्टसन के द्वारा 1910 में खोजा गया था। यह पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और क्या विशेषता है? सबसे प्राचीन गुफा है आपका सिंगनपुर का गुफा। अभी देखें, पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा विशेष बातें क्या हैं? तो लाल रंग सीढ़ी नुमा आकृति में शिकार करते हुए मानव चित्र को दर्शाया गया है और पत्थर के हस्तचलित कुदाल मुद्रा मिले हैं, ठीक है। हस्तचलित कुदाल मिले हैं, मुद्रा नहीं है, ठीक है। ये आपके हुए पूर्व पाषाण काल। कौन कौन से बात हुए? सबसे पहला बात, सिंगनपुर जो गुफा है पूर्व पाषाणकालीन है, जिसकी खोज रॉबर्टसन के द्वारा 1910 में किया गया है। सबसे प्राचीन गुफा है, पाषाणकालीन शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है और लाल रंग सीढ़ी नुमा आकृति में शिकार करते हुए मानव चित्र दर्शाया गया है। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल की बात करें तो कबरा पहाड़ है। यह भी आपके रायगढ़ जिले में स्थित है। इसकी विशेषता की बात करें तो सर्वाधिक शैल चित्र विद्यमान है, ठीक है। और यह सिंगनपुर के बाद दूसरा प्राचीन गुफा है, ठीक है। यह सर्वाधिक शैल चित्र विद्यमान है, जिसमें सर्वाधिक साक्ष्य भी प्राप्त कबरा पहाड़ से आपको देखने को मिलता है। क्या विशेष बातें हैं? इसमें पंक्तिबद्ध मानव समूह को दर्शाया गया है, ठीक है, जो आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। लाल रंग के छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी ये सब नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। और याद रखना चाहें तो याद रखिएगा, यही कबरा पहाड़ में लाल रंग के छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांबर आदि के चित्रकारी किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके रंग की बात किया जाए तो गेरुआ रंग है। अगला आ जाइए उत्तर पाषाण काल। ये स्थल के बारे में याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। उत्तर पाषाणकालीन स्थल में है धनपुर है, महानंदी घाटी है, बोतलदा गुफा है। तो महानंदी घाटी और बोतलदा गुफा ये दोनों आपके रायगढ़ जिले में हैं, जबकि धनपुर नवीनतम जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत अभी वर्तमान में स्थित है। उत्तर पाषाणकालीन में और क्या विशेषताएं हैं? तो बोतलदा गुफा से भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा क्या है? सबसे लंबी गुफा है, कौन सा? तो बोतलदा गुफा। बोतलदा जो गुफा है सबसे लंबी गुफा है। इसके अलावा इसी में मानव आकृतियों का चित्रण किया गया है और औजारों की आकृतियाँ खुदी हुई आपको देखने को मिलती है। अगला देखिए नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल, इसकी खोज की बात किया जाए तो डॉक्टर भगवान सिंह एवं डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने की है। इनका तो नवपाषाणकालीन जो स्थल हैं, कौन कौन से स्थल हैं जिनमें नवपाषाण की खोज किए हैं? डॉक्टर भगवान सिंह एवं रमेंद्रनाथ मिश्र। स्थल की बात करें तो अर्जुनी दुर्ग, टेरम रायगढ़, चितवा डोंगरी आपका राजनांदगांव। इसके अलावा और याद रखिएगा बोन टीला है, ठीक है, यह भी आपका रायगढ़ के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। तो ये हुए आपके नवपाषाणकालीन स्थल। तो याद रखिएगा चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी में क्या है? इसमें मिले शैल चित्र में
ड्रैगन आकृति अर्थात चीनी सभ्यता के प्रभाव देखने को मिलता है। किसमें? तो चितवा डोंगरी में। इसके अलावा आपको नवपाषाणकालीन में विशेषता की बात करें तो छिद्रित धन औजार भी प्राप्त हुए हैं। यही है आपका चीनी सभ्यता का प्रभाव। कहाँ से मिले हैं? तो चितवा डोंगरी, राजनांदगांव। तो इस तरह से हुए प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य के बारे में। आइए अब बात करते हैं अन्य प्राग ऐतिहासिक कालीन क्या क्या और साक्ष्य हैं उसके बारे में। ठीक है, अन्य प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य में हैं रायगढ़ जिले के कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, बोतलदा, बेनीपाट, लेखावाड़ा, भांवरखोल, सोनबरसा आदि से शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप याद रखेंगे कबरा पहाड़, सिंगनपुर, खैरपुर, भंवरखोल, सूती घाट, टीपाखोल, डोंगरी, सिलौरी, यहाँ से भी आपके प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य आपको देखने को मिलता है। बालोद जिले के करही भदर, चिरचारी, सोरर से शवों को दफनाकर बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था, जिसे पाषाण घेरे कहते हैं। तो बालोद जिले से कौन कौन से संबंधित स्थल हैं? करही भदर, चिरचारी, सोरर। ठीक है, यहाँ से आपको पाषाण घेरे के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा इसका साक्ष्य आपको कोंडागांव के गढ़ धनोरा से भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपके प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल के बारे में, जिसमें आप पाषाण घेरे को भी याद रखिएगा। शैल चित्र में अभी देखे हैं कहाँ कहाँ से मिलता है, और लौह युगीन पाषाण के बारे में भी आप याद रखिएगा। करही भदर, चिरचारी, सोरर, करका भांठा ये आपके बालोद जिले के अंतर्गत हैं। कोंडागांव के गढ़ धनौरा अभी देखे हैं, और सरगुजा जिले के जोगी मारा और सीता बेंगरा, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है दूसरा बिंदु आद्य ऐतिहासिक काल। तो अभी आपको बताया कि इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आते हैं, जिसका साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ से नहीं मिला है। तो आद्य ऐतिहासिक काल सिर्फ विभाजन किया जाता है। अगला देखिए ऐतिहासिक काल, यह थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ऐतिहासिक काल केवल हमको साक्ष्य के बारे में अध्ययन करना है, बाकी शेष बातें आपके मेंस के लिए है। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है ऋग्वैदिक काल, दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल क्या है? तो जब ऋग्वेद की रचना हुई है 1500 से लेकर 1000 ईस्वी के पूर्व के बीच के समय को ऋग्वैदिक काल क्या कहा जाता है, जबकि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व यह आपका उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई है, जबकि उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई है। ठीक है, सिर्फ आपको इतना बात याद रखना है, ऋग्वेद काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन आपको नहीं मिलता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ में नर्मदा नदी को रेवा नदी के रूप में उल्लेखित किया गया है, और महानदी को चित्रोत्पल्ला नदी के रूप में उल्लेखित किया गया है। सिर्फ दो बातें याद रखनी हैं, पुनः रिपीट कर रहा हूँ। ऐतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन आपको नहीं मिलता है, जब ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में नर्मदा नदी को रेवा नदी और महानदी को चित्रोत्पल्ला नदी के रूप में उल्लेखित किया गया है। यह हुआ आपका ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, चलिए, तो ये तो था आपका ऐतिहासिक काल के बारे में। अगला बात करते हैं रामायण काल के बारे में। ठीक है, नए छात्र आप एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को, तभी आप समझ पाएंगे। रामायण काल, तो रामायण काल में हमको क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, बस्तर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, क्या विशेषताएं हैं, इस समय किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, क्या प्रमुख स्थल है, इसके बारे में हमको बात करना है। इसी में आपका राम वनगमन पथ को भी शामिल किया गया है, इसको भी आप सभी को याद रखना पड़ेगा। याद रखिए, सुन लीजिए पृष्ठभूमि। दक्षिण कौशल के राजा थे भानुमंत, इनकी पुत्री का नाम था कौशल्या। इनका विवाह हुआ था उत्तर कौशल के राजा दशरथ से। दक्षिण कौशल अर्थात हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र। ठीक है,
राजा भानुमन की कोई पुत्र नहीं होने के कारण दक्षिण कोसल का राज्य राजा दशरथ को प्राप्त हुआ, अर्थात छत्तीसगढ़ का क्षेत्र राजा दशरथ को प्राप्त हुआ। तो हमको याद क्या रखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था पूछा जाता है, तो उस समय नाम था दक्षिण कोसल। बस्तर का क्या नाम था, तो दंडकारण्य। ये आपके दोनों एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। आगे हम महाभारत काल के बारे में भी उल्लेखित करेंगे। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम था दक्षिण कोसल और बस्तर क्षेत्र का नाम था दंडकारण्य। और दक्षिण कोसल की राजधानी क्या थी, कुशस्थली। जो एग्जाम में पूछा गया था कि दक्षिण कोसल की भाषा क्या थी, तो याद रखिएगा कोसली थी। और जो कोसली भाषा है वह छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा है। ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और रिपीटेड होने की पूरी संभावना रहती है, तो आप याद रखिएगा। रामायणकालीन दक्षिण कोसल की भाषा थी कोसली। विशेषता की बात करें तो छत्तीसगढ़ की यह प्राचीन भाषा है। ठीक, आइए अगला बात करते हैं रामायणकालीन प्रमुख स्थान के बारे में। रामायणकालीन प्रमुख स्थान के बारे में बात करते हैं। आप एक छत्तीसगढ़ का मैप बना लीजिएगा, मैं स्थान बोलते जाऊंगा और आप इंगित करते जाइएगा। सरगुजा, सबसे उत्तरी क्षेत्र में आपका सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में आप लिखिए रामगढ़, जहाँ से आपको सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा है। अगला लिखिए सीताकुंड, ये आपके सरगुजा जिले के अंतर्गत प्रमुख स्थल हैं। रामगढ़ है, सीता बेंगरा है, लक्ष्मण बेंगरा है और सीताकुंड। अगला आ जाइए बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में है, ऊपर लिख लिए आप सरगुजा संभाग, उसके बाद देखिए बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग के रायगढ़ इस क्षेत्र में है राम झरना, यह आपका रामायणकालीन स्थल है। इसके नीचे देखिए जस्ट रायगढ़ के थोड़ा सा कोरबा के नीचे जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में साक्ष्य की बात करें तो खरौद, नाम सुने होंगे। खरौद में है खरदूषण का वध, इसका वर्णन आपको मिलता है। इसके अलावा आप नाम शिवरी नारायण का भी सुने होंगे। तो शिवरी नारायण में क्या विशेष बातें हैं, तो सबरी के जूठे बेर खाए थे भगवान राम, इनके बारे में आपको चर्चित बातों का उल्लेख शिवरी नारायण में मिलता है। तो जांजगीर चांपा के दो स्थल, पहला खरौद, दूसरा शिवरी नारायण, ये दोनों आपके रामायणकालीन स्थल हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा, पूछा जाता है खरौद कहाँ है, तो जांजगीर चांपा। शिवरी नारायण में क्या विशेषता है, तो सबरी के जूठे बेर भगवान राम खाए थे। तो ये हो गया जांजगीर चांपा और रायगढ़ के बारे में। दो संभाग कंप्लीट। नीचे को दो भागों में विभाजित कीजिएगा। महासमुंद में देखिए वाल्मीकि आश्रम है और तुरतुरिया आश्रम है। तो वाल्मीकि आश्रम में क्या विशेषता है, तो लव कुश की जन्म स्थली है। ठीक है, और ये बातें आप याद रखिएगा। वाल्मीकि आश्रम, तुरतुरिया आश्रम, इसको पूछा जाता है। तो ये दोनों आपके महासमुंद में स्थित हैं। अगला आ जाइए धमतरी, गरियाबंद तरफ धमतरी। तो धमतरी में क्या विशेषता है बताइए, आप सभी सुने तो होंगे सिहावा पर्वत के बारे में। ठीक है, तो धमतरी सिहावा पर्वत यह भी आपके रामायणकालीन स्थल हैं, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगला देखिए बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग कहाँ पर है, सबसे नीचे। बस्तर संभाग के दो स्थल, एक है बस्तर, दूसरा कोंडागांव। धमतरी में एक बात और याद रखिएगा, जो धमतरी है आपका सिहावा पर्वत, इसमें आपका अहिल्या का भी वर्णन आपको मिलता है। तो ये हुए आपके रामायणकालीन स्थल धमतरी के बारे में। बस्तर में क्या विशेषता है, तो बस्तर में दंडकारण्य, भगवान राम ने यहाँ अपने वनवास के दौरान कुछ समय व्यतीत किए थे, इसको याद रखिएगा। बस्तर में जो दंडकारण्य है बस्तर क्षेत्र को कहा जाता था, कब, रामायण काल में। तो भगवान राम ने यहाँ अपने वनवास के दौरान कुछ समय व्यतीत किए थे, इसको याद रखिएगा।
अगला है कोंडागांव। तो कोंडागांव में जटायु का वर्णन है। आप रामायण का एपिसोड देखे होंगे तो पता होगा जटायु के बारे में। और कांकेर, कांकेर में आपको पंचवटी नामक स्थान का उल्लेख मिलता है। यहीं से यह साक्ष्य प्राप्त होता है कि सीताहरण आपके पंचवटी नामक स्थान पर जो कांकेर में स्थित है यहाँ से हुआ है, इस बात का उल्लेख मिलता है। तो आपको इतने बातों को याद रखना पड़ेगा। आखिर छत्तीसगढ़ को रामायण काल में किस नाम से जाना जाता था, बस्तर का नाम क्या था, और अंत में याद रखिएगा रामायण कालीन प्रमुख स्थलों के बारे में। ठीक है, रामायण काल कंप्लीट। चलिए अगला देखते हैं महाभारत काल। तो महाभारत काल में क्या विशेषता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। महाभारत काल, इस युग में प्रदेश के विभिन्न स्थल प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं। इस काल में प्रचलित नाम, वही बात जिसका हम पहले उल्लेख किए हैं, रामायण काल में जिस तरह से स्थानीय नाम थे उसी तरह महाभारत काल में छत्तीसगढ़ और बस्तर क्षेत्र को क्या नाम से जानते थे उसके बारे में बात करेंगे। तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम था प्राक कौशल, जबकि बस्तर का नाम था कांतार। कांतार से अर्थ है बड़ा पत्थर बिहड़ क्षेत्र। ठीक है, तो याद रखिएगा जो रामायण काल में आपको छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल देखने को मिलता था वह महाभारत काल में प्राक कौशल हो गया, और बस्तर का नाम जो दंडकारण्य था वह कांतार के रूप में परिवर्तित हो गया। कब की बात है? महाभारत काल की बात है। आइए अब बात करते हैं महाभारत कालीन प्रमुख स्थल के बारे में। जिस तरह से हम रामायण कालीन स्थल के बारे में देखे हैं उसी तरह महाभारत कालीन स्थल के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो महाभारत कालीन प्रमुख स्थलों में स्थान के बारे में देखते हैं। प्राचीन नाम क्या था, जिला कौन सा है और क्या विशेष बातें हैं, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। महाभारत कालीन स्थल, तो सबसे पहले बिलासपुर संभाग से प्रारंभ करते हैं। आप मैप में लिखें तो मैप में बना सकते हैं, नहीं तो आप कॉपी में इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। स्थान रतनपुर आपके बिलासपुर संभाग के अंतर्गत बिलासपुर जिले में है। गुंजी दमऊ दरहा बोलते हैं, यह आपका जांजगीर चांपा में है। यहीं पर रैनखोल भी है, आप याद रखिएगा। जबकि टीपा खोल आपका रायगढ़ में है। गुंजी हो गया जांजगीर चांपा। आरंग नीचे दो भागों में विभाजित कीजिएगा, रायपुर जिला में है आरंग। महासमुंद जिला में है सिरपुर, और महासमुंद में ही है खल्लारी, जिसे खल्ला वाटिका के नाम से जाना जाता था। तो रतनपुर जिसका प्राचीन नाम था मणिपुर, देखे हैं अभी बिलासपुर जिला के अंतर्गत। गुंजी दमोदरहा जिसका प्राचीन नाम दमोदरहा था, आज भी गुंजी के नाम से जाना जाता है। गुंजी ऋषभ तीर्थ गुंजी दमोदरहा बोलते हैं, यह भी जांजगीर चांपा जिले में है। आरंग जो वर्तमान नाम है इसका प्राचीन नाम था भांडेर। सिरपुर वर्तमान नाम है, जबकि प्राचीन में नाम था इसका चित्रांगनपुर। जबकि खल्लारी, खल्लारी को खल्लावाटिका के नाम से जाना जाता था। ये आपके महासमुंद में है दोनों। ठीक, क्या विशेष बातें हैं इसको देख लीजिए और इसी को आपको याद रखना है। रतनपुर में ताम्रध्वज की राजधानी थी। कब की बात है? महाभारत काल के समय की बात है। गुंजी दमोदरहा, इसमें प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का वर्णन आपको देखने को मिलता है। आरंग यह मोरध्वज की राजधानी थी, इसको भी याद रखिएगा। तो दो राजधानी आपको देखने को मिल रहा है। पहला तो रतनपुर में ताम्रध्वज की राजधानी थी। आरंग यह मोरध्वज की राजधानी थी। सिरपुर में क्या विशेषता है? तो अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी थी। तो तीसरी राजधानी हो गई महाभारत कालीन सिरपुर, अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी थी। चौथा देखिए खल्लारी। तो खल्लारी में आपके लाक्षागृह, भीमखोह और भीम के पद चिन्ह आपको प्राप्त होते हैं। यह पूछा गया प्रश्न है। तो खल्लारी की विशेषता के बारे में याद रखिएगा। लाक्षागृह है, भीमखोह है और भीम के पद चिन्ह आपको प्राप्त होते हैं। ये तो था आपके महाभारत काल के बारे में। तो इस तरह से 3 टॉपिक कंप्लीट हुआ। रामायण काल,
महाभारत काल और सबसे पहले देखे हैं प्राग ऐतिहासिक काल। चलिए अगला बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, उसके बाद देखेंगे जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ अवधान शतक के अनुसार गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए दक्षिण कौशल अर्थात छत्तीसगढ़ आए थे। तो दक्षिण कौशल में कौन से स्थल पर आए थे? तो सिरपुर। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित आपको स्थल देखने को मिल रहा है सिरपुर। क्यों? तो गौतम बुद्ध यहाँ अपने कुछ समय के लिए आए थे। क्या विशेषता है? तो पहली शताब्दी में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन का सिरपुर आगमन हुआ था। आपसे पूछा जाता है कौन से बौद्ध भिक्षुक का सिरपुर आगमन हुआ था? तो याद रखिएगा नागार्जुन। अगला क्या विशेषता है? 6वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षुक प्रभु आनंद ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार एवं आनंद कुटी विहार का निर्माण कराया। तो विहार क्या है? जिस तरह से आपके हिंदू धर्म में मंदिर होता है, मुसलमान धर्म में मस्जिद होता है, उसी तरह से जैन धर्म के स्थल को विहार के नाम से जानते हैं। यह आपके लोक कला एवं संस्कृति से संबंधित जो पाठ हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा विहार किसको कहते हैं? तो जैन धर्म से संबंधित जो स्थल होते हैं उनको विहार के नाम से जानते हैं। तो 6वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षुक प्रभु आनंद ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार एवं आनंद कुटी विहार का निर्माण कराया है। यह पूछा जाता है स्वास्तिक विहार एवं आनंद कुटी विहार कहाँ हैं? तो सिरपुर में है। ठीक है, किसने निर्माण कराया है? तो प्रभु आनंद ने। अगला याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और पूछा जाता है 639 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा की थी। कब की थी? 639 ईस्वी में। किसने की थी? तो चीनी यात्री हुएनसांग ने। अगला एक एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको भी आप याद रखिएगा, टिक लगा लीजिए। भोंगापाल कोंडागांव में स्थित है जो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। यह आप याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। तो भोंगापाल कोंडागांव में स्थित है जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। इस तरह से दो जगह हो गया आपका, पहला सिरपुर, दूसरा हो गया अभी भोंगापाल। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो इस तरह से बौद्ध धर्म छोटा टॉपिक था, यह भी कंप्लीट होता है। अगला देखिए जैन धर्म। तो सिर्फ आपको स्थल के बारे में जानना है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, इसका तुलनात्मक रूप से आपको ग्रुप में नोट्स भेज दूंगा, या जिनको पर्सनली चाहिए होगा 1-2 दिन में आप मेरे को SMS कीजिएगा, आपको भेज दूंगा, या इसी तरह से एक क्लासेस उसकी भी ले लूँगा तुलनात्मक रूप से। टॉपिक है अगला जैन धर्म। जैन धर्म में आपको तीर्थंकर के बारे में याद रखना पड़ेगा। कौन से तीर्थंकर है जिनका साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं? तो ऋषभ तीर्थ, इनका जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है गुंजी, इसीलिए गुंजी ऋषभ तीर्थ दमोदरहा के नाम से जानते हैं, जांजगीर चांपा में स्थित है। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ की जानकारी भाटागुड़ा बस्तर क्षेत्र से प्राप्त होती है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनकी जानकारी नगपुरा दुर्ग से होती है। जबकि महावीर 24वें तीर्थंकर हैं, आरंग रायपुर से प्राप्त होते हैं। आप महावीर जैन के बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में तुलनात्मक रूप से या तो कक्षा ले लूँगा या तो आप सभी को नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में सिर्फ इतना याद रखना है आपको, जो 16 महाजनपद थे उन 16 महाजनपदों के अंतर्गत आपका छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। कौन सा महाजनपद के अंतर्गत? चेदी महाजनपद के अंतर्गत, जिनकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी शक्तिमती। याद रखिएगा, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। शक्तिमती है जो बुंदेलखंड के पठार क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो ये आपका महाजनपद काल हुआ। तो महाजनपद काल में जिसके बारे में उल्लेखित कर रहा था, चेदी महाजनपद के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ आता था। ये आपका भारतीय इतिहास का पाठ है जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हमको कौन से बात का हम अध्ययन कर रहे हैं? जिनका साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ है।
तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ आता था, जिनकी राजधानी थी शक्तिमती। ठीक है, शक्तिमती, आपको सुक्तिमती भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आंसर आप शक्तिमती को लीजिएगा। इस काल में छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ के नाम से जाना जाता था और अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ बना। यह मत है विद्वानों का कि पहले जो चेदी महाजनपद था उसको उस समय चेदीसगढ़ के नाम से जानते थे, उसके बाद इसे छत्तीसगढ़ के नाम से जाना गया। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये प्रमुख 3 मत को याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य के नामकरण हेतु विभिन्न मत। सबसे पहले देखते हैं आखिर हीरालाल के अनुसार क्या है। तो हीरालाल के अनुसार वही है जिसके बारे में अभी उल्लेखित किए हैं कि महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ को चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था और कालांतर में यही चेदीसगढ़ से अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ बना। अभी जिस बारे में उल्लेख किए कि जो चेदी महाजनपद है उसको उस समय चेदीसगढ़ के नाम से जानते थे, जो आगे छत्तीसगढ़ नाम में परिवर्तित हुआ। किनका कहना है? तो हीरालाल का कहना है। अगला देखिए वेगलर, विदेशी यात्री वेगलर के अनुसार देख लीजिए, यह भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, वेगलर और चिस्म को। ठीक है, स्टेटमेंट दिया जाता है, किनका कहना है यह आपसे पूछा जाता है। तो वेगलर के अनुसार क्या है? जरासंध के काल में इस क्षेत्र में 36 परिवार पलायन करके यहाँ बस गए और यही छत्तीसगढ़ घर से आपका छत्तीसगढ़ बना। किनका कहना है? वेगलर के अनुसार। ठीक है, उनका कहना है कि जरासंध के काल में 36 परिवार छत्तीसगढ़ क्षेत्र तरफ आए थे और यही छत्तीसगढ़ से आपका छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, तो ये हुआ आपका वेगलर के अनुसार, छत्तीसगढ़ के अनुसार छत्तीसगढ़ बना है। अगला है चिस्म के अनुसार। चिस्म के अनुसार क्या है? कलचुरी शासक कल्याण साय ने जमाबंदी प्रथा के तहत इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बनाए, जो शिवनाथ नदी, याद रखिएगा, शिवनाथ नदी के उत्तर क्षेत्र में 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के दक्षिण क्षेत्र में 18 गढ़ थे। इन्हीं 18 गढ़ों के आधार पर विभाजित किया गया और इन टोटल 18 गढ़ों को छत्तीसगढ़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ नाम उल्लेखित किया गया। किनका कहना है? तो चिस्म के अनुसार है। ठीक है, तो ये हुआ आपके छत्तीसगढ़ राज्य के नामकरण हेतु विभिन्न मत के बारे में। आइए जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं शुरुआत करते हैं वहाँ से। टॉपिक पिछले अभी जो अध्ययन किए हैं वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, एक एक प्रश्न से आप आगे निकल सकते हैं, तो किसी को भी छोड़िए मत, अच्छे से अध्ययन कीजिए। चलिए अगला टॉपिक है हमारा मौर्य काल। शासन समय की बात करें तो 322 ईस्वी से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। जो अभी जुड़े हैं उनको बता दूं, हम मैराथन प्राचीन इतिहास कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे जितना हो पाए। तो अभी आप पिछला भी छूट गया होगा, उसको आप देख लीजिएगा। और जो नए छात्र हैं घबराएं नहीं, आप एक बार नहीं 2 बार अध्ययन कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, घबराइएगा मत, अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। टॉपिक है मौर्य काल। इसमें भी हमको संस्थापक ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जिन्होंने चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपका राष्ट्रीय स्तर के वंश है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में अखंड भारत की स्थापना, ठीक है, अखंड भारत की कल्पना की थी। और इन्होंने क्या किया था? नंद वंश के शासक थे महापद्मनंद, इनको पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अभी उसी बात का उल्लेख किए थे कि मौर्य काल के संस्थापक कौन है पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इनके गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। चाणक्य के सहायता से ही इन्होंने घनानंद को पराजित किया था और घनानंद कौन थे? नंद वंश के शासक थे। ठीक है, इन्होंने इनका पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो आइए हम एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमारे छत्तीसगढ़ में क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में देखते हैं। तो याद रखिएगा, जिस तरह से आप छत्तीसगढ़ 50 नंबर के लिए इतना पढ़ रहे हैं, सभी छात्र पढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ सभी से बनता है, तो आप लोग फोकस कीजिएगा जीएस पर, इसके अलावा करंट अफेयर्स पर। ठीक है, ये सब जैसे विज्ञान है,
लोक कला संस्कृति है, ये आपके टॉपिक से प्रश्न जो बनाता है वही प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाता है। ठीक है, एक यही सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ पे भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए स्थानीय सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़ और 50 प्रश्न आते हैं, तो ये सभी बनाते हैं। तो आप जीएस को भी याद रखिएगा और उसको भी अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन साक्ष्य के बारे में बात करते हैं। जानकारी के स्रोत कौन सा है? तो हेनसोंग की रचना सियोकी। ठीक है, जो हेनसोंग की रचना है सियोकी, इससे छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन साक्ष्य के बारे में प्राप्त होता है। तो मौर्यकालीन मुद्रा हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तारापुर। इसके अलावा उड़ेला रायपुर से। तो दो स्थल हो गए, कौन कौन सा? पहला तारापुर और दूसरा उड़ेला। इन दोनों जगह से आपको मौर्यकालीन मुद्रा देखने को मिलता है। मौर्यकालीन सिक्के कहाँ से मिलते हैं? तो मौर्यकालीन सिक्के मिलते हैं ठठारी, अकलतरा, ये दोनों आपके जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत हैं। अगला है बारगांव। बारगांव रायगढ़ जिले के अंतर्गत हैं। तो ये आपके जो स्थल हैं, यहाँ से मौर्यकालीन मुद्रा और मौर्यकालीन सिक्का दोनों प्राप्त होते हैं। मुद्रा देखें तारापुर उड़ेला में, और सिक्के की बात करें तो ठठारी अकलतरा दोनों जांजगीर चांपा जिले में हैं, और बारगांव में है रायगढ़। ठीक है, तो ये तो था मुद्रा और सिक्का के बारे में। आइए अगला बात करते हैं अभिलेख में। अभिलेख में क्या विशेषता है? तो मौर्यकालीन अभिलेख रामगढ़ की पहाड़ी, अभी देखें कुछ देर पहले कि सरगुजा में है, तो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा की गुफा में प्रस्तर नाट्य जिसकी भाषा पाली एवं लिपि ब्राह्मी है। ठीक है, तो ये आपके रामगढ़ की पहाड़ी जिस पर जोगीमारा की गुफा की बात की जा रही है, तो जोगीमारा की गुफा में क्या है? नर्तक देवदत्त एवं नर्तिका सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन है। कहाँ पर है? तो जोगीमारा की गुफा में है। तो जोगीमारा की गुफा कहाँ है? तो रामगढ़ की पहाड़ी में। तो रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो सरगुजा में। तो इसको आप याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हुए आपके मौर्यकालीन अभिलेख के बारे में। वही देखिए नीचे उल्लेखित किया गया है, रामगढ़ की पहाड़ी में जोगीमारा की गुफा, जहाँ नर्तक देवदत्त एवं नर्तिका सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन है। ठीक है, तो ये हुआ आपके मौर्यकालीन स्थल साक्ष्य के बारे में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इस तरह से कंप्लीट होता है आपका मौर्यकाल। अगला देखिए कुषाण वंश। कुषाण वंश के सिर्फ आपको तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बिलासपुर से, स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुआ है तेलीकोट रायगढ़ से। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है जो साक्ष्य जिसके बारे में पहले उल्लेखित करते आ रहे हैं, सिर्फ आपको साक्ष्यों के बारे में याद रखना है। तो कुषाण वंश के तांबे के सिक्के प्राप्त कहाँ से हुए हैं? बिलासपुर जिले से, जबकि स्वर्ण मुद्रा मिला है तेलीकोट रायगढ़ से। ये हुआ कुषाण वंश। आइए अगला बात करते हैं सातवाहन वंश के बारे में। ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो सातवाहन वंश, इसकी संस्थापक कौन है? तो सिमुक है। ठीक है, राजधानी कहाँ थी इनकी? तो प्रतिष्ठान महाराष्ट्र क्षेत्र में। ठीक है, जो मौर्य के बाद आपका मौर्योत्तर काल आता है, उसी के अंतर्गत आपका सातवाहन वंश है। तो आइए हम हमारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, हमें तो सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, तो एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण है उन बातों को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सातवाहन कालीन साक्ष्य, पहला मुद्रा देखेंगे, दूसरा शिलालेख देखेंगे, तीसरा स्तंभ लेख देखेंगे, और चौथा स्थापत्य के बारे में देखेंगे कि आखिर क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मुद्रा 3 स्थान से, पहला मल्हार से, दूसरा बालपुर से, तीसरा चकरबेड़ा से। जबकि शिलालेख प्राप्त हुआ है गुंजी शिलालेख, जो दमऊ दहरा में स्थित है। और शिलालेख में क्या विशेषता है? तो शिलालेख में याद रखिएगा वरदत्त श्री की जानकारी मिलती है। तो यह हुआ शिलालेख के बारे में। क्या शिलालेख? गुंजी शिलालेख। क्या विशेषता है? तो वरदत्त श्री की जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो सातवाहन कालीन स्थल में शिलालेख हो गया। अगला देखिए स्तंभ लेख, और इसे प्रश्न में पूछा जाता है किरारी से आपके
काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए हैं और इसे ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो 1921 में सातवाहन कालीन जो काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए हैं, इसे महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। इसको आप याद रखिएगा, किरारी में कब प्राप्त हुआ है तो 1921 में। क्या विशेषता है तो काष्ठ स्तंभ है और इसे महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। तो ये आपके दो हो गए, स्तंभ लेख और शिलालेख। अगला देखिए स्थापत्य। स्थापत्य में क्या विशेषता है तो बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए 5 मंजिला सघाराम बनाया गया है। ठीक है, सघाराम बनाया गया है बौद्ध भिक्षुक। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो मुद्रा आपका छूट गया। मल्हार, बालपुर और चकरबेड़ा। तो मल्हार कहाँ पर है तो बिलासपुर जिले के अंतर्गत है। बालपुर जांजगीर चांपा, यही बालपुर है। ठीक है, साहित्य एवं साहित्यकार आपको यहाँ से 3 लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। मल्हार बिलासपुर से राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त होती है। किसकी तो राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त होती है मल्हार से। और मल्हार कहाँ है तो बिलासपुर जिला में। अगला देखिए बालपुर। तो बालपुर में यहाँ भी आपके राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त होती है। और अंतिम है चकरबेड़ा बिलासपुर। और चकरबेड़ा बिलासपुर से रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं देखने को मिलता है और चकरबेड़ा से ही आपके रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से 3 स्थल हो गए, मल्हार, बालपुर और चकरबेड़ा। मल्हार से आपके राजा अपीलक की मुद्रा और बालपुर से भी राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुई है। जबकि चकरबेड़ा में आपको रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं देखने को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हुए छत्तीसगढ़ में सातवाहन कालीन प्रमुख स्थल के बारे में। आइए अगला बात करते हैं गुप्त वंश के बारे में। इनके शासकों को आप याद रखिएगा, ये आपके राष्ट्रीय स्तर के वंश हैं लेकिन सीक्वेंस में पूछा जाता है। तो देख लीजिए गुप्त वंश के बारे में। तो 4वीं से लेकर 7वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंश, वाकाटक वंश और नल वंश, तीनों राजवंश क्या थे, समकालीन थे। एक छोटा सा शिशु छत्तीसगढ़ बनाना चाहें तो बना लीजिएगा। गुप्त वंश इस क्षेत्र में थे। ठीक है, वाकाटक वंश थे राजनांदगांव क्षेत्र तरफ और दक्षिण क्षेत्र में थे नल वंश। ये तीनों वंश समकालीन थे। कौन कौन सा, गुप्त वंश, वाकाटक वंश और नल वंश। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं, श्रीगुप्त। जबकि वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम। ये आपके भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 2 बिंदु। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त और वास्तविक संस्थापक हैं चंद्रगुप्त प्रथम। तो छत्तीसगढ़ में गुप्त वंशी कालीन साक्ष्य क्या है तो देख लीजिए इसके बारे में भी। इसके जानकारी के स्रोत क्या हैं तो हरिशयनकृत प्रयाग प्रशस्ति। हरिशयनकृत प्रयाग प्रशस्ति छत्तीसगढ़ में गुप्तकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में आप याद रखिएगा। हरिशयनकृत प्रयाग प्रशस्ति से ही आपको जानकारी मिलती है। तो छत्तीसगढ़ के स्थल के क्या नाम हैं तो हमारे जो छत्तीसगढ़ का मध्य वाला हिस्सा है, मध्य वाला जो हिस्सा है उसे दक्षिणापथ कहा जाता था और कोसल के नाम से भी जाना जाता था। कब, गुप्त वंश में। जबकि दक्षिणी क्षेत्र को आपके महाकांतार के नाम से जाना जाता था। तो देखिए आपको अलग अलग समय में छत्तीसगढ़ को अलग अलग नाम से उल्लेखित देखने को मिल रहा है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, यह पूछा जाता है। यहाँ आपको शासकों को एक कोड में बताया गया है। कोड क्या है, श्री घच सरज कुसकम भाव। ये कोई दूसरा मेरे को फॉरवर्ड किए थे कोड, तो ये याद रखिएगा। श्री से श्रीगुप्त, घ से घटोत्कच, च से चंद्रगुप्त प्रथम, स से समुद्रगुप्त, र से रामगुप्त, च से चंद्रगुप्त, कु से कुमारगुप्त, स्कम से स्कंदगुप्त और भ से भानुगुप्त और अंतिम है विष्णुगुप्त। तो आप शासकों का नाम याद रखिएगा, श्री घच सरज कुसकम भाव। तो ये तो थे गुप्त वंश के बारे में। तो एक याद रखिएगा, प्रोफेसर बालचंद्र जैन के अनुसार क्या है, ये आपको मैं ऐड किया हूँ। मेरा एमए हिस्ट्री है, छत्तीसगढ़ भी उसमें पढ़ा जाता है। तो मगध के जो गुप्त वंश का प्रभाव है छत्तीसगढ़ पर उस समय पड़ा जब समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं को जीतकर दक्षिणापथ की विजय यात्रा की थी। ठीक है,
तो ये प्रोफेसर बालचंद्र जैन के अनुसार है। जब हम मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो इन सभी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप एमए में अगर हिस्ट्री करते हैं, हिस्ट्री में अगर आप एमए करते हैं तब भी आप छत्तीसगढ़ के इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम जो शासक हैं छत्तीसगढ़ में क्या विशेषता है उसके बारे में देखते हैं। तो समुद्रगुप्त, सुन लीजिए, बहुत सारा लिखा हुआ है। तो समुद्रगुप्त जब दक्षिण विजय अभियान में आए थे, दक्षिण विजय अभियान अर्थात ये आपका भारत हुआ, तो ये वाला क्षेत्र आपका दक्षिण क्षेत्र है। पुनः बनाते हैं मैप जी अच्छे से भारत को। ये हुआ आपका भारत, ठीक है। तो ये हुआ आपका दक्षिण क्षेत्र। तो इस क्षेत्र पर जब दक्षिण विजय अभियान में आए थे, कौन आए थे? समुद्रगुप्त। तो इन्होंने वाकटक राजा महेंद्र सेन को हराया था। तो अभी कुछ देर मैप में देखे थे, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव क्षेत्र पर वाकटक वंश है। तो वाकटक वंश के राजा महेंद्र सेन को हराया था कौन? समुद्रगुप्त। कब? दक्षिण विजय अभियान के दौरान। वहीं दक्षिण क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में नल वंश के राजा थे, नल वंश का शासक था। तो नल वंश के जो राजा थे व्याघ्रराज, कौन थे? व्याघ्रराज। इनको भी समुद्रगुप्त ने हराया था। कौन कौन हो गए? पहला वाकटक वंश के राजा महेंद्र सेन, जबकि दूसरा नलवंशी राजा व्याघ्रराज। तो इन दोनों को समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान हराया था और इसके अलावा इन दोनों को छोड़ दिए थे। सिर्फ विजय किए और इनके राज में इन्हें ही शासन करने का मौका दिया गया, जिसको ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के नाम से जानते हैं। यह आपके मेंस में पूछा जाता है, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। तो पराजित करने के बाद उनको अधीनता स्वीकार जब कर ली जाती है, उसके बाद उनको छोड़ देना, यह आपका ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के अंतर्गत आता है। तो ये हुए आपके समुद्रगुप्त के बारे में। तो आपको याद रखना है, दो राजा देखे, नलवंशी राजा व्याघ्रराज और जो वाकटक राजा है महेंद्र सेन, इन दोनों को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। और इसकी पत्नी है रूपा देवी, इनका साक्ष्य महासमुंद के कोपरा नामक स्थान पर देखने को मिलता है। तो ये हुआ आपका समुद्रगुप्त के बारे में। अगला देखिए रामगुप्त। तो रामगुप्त के सिक्का दुर्ग के बानाबरत से प्राप्त होता है, इसको आप याद रखिएगा। अगला देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती, जिनका विवाह वाकटक वंश के राजा रुद्रसेन से हुआ था। आपको क्या याद रखना है? तो इनके शासनकाल में ही कवि कालिदास छत्तीसगढ़ आए थे। इनके शासनकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय, रुद्रसेन। कुमारगुप्त की क्या विशेषता है? तो कुमारगुप्त के रत्न जड़ित मुद्रा, रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से प्राप्त हुआ है। क्या बोला? तो जो कुमारगुप्त है, इसके रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से आपको प्राप्त होता है। अगला देखिए भानुगुप्त। तो भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से ही सरबवंशी राजा सरबराज का वर्णन आपको मिलता है। इसके अलावा भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में ही सती प्रथा का वर्णन आपको मिलता है। ठीक है, तो ये हुए प्रमुख शासकों के नाम और स्थानीय क्या विशेषता है उसके बारे में। गुप्तकालीन सिक्के की बात करें तो गुप्तकालीन सिक्के में क्या है? बानाबरत दुर्ग से और पिटाई वल्द रायपुर से प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन सिक्के बानाबरत दुर्ग से और पिटाई वल्द रायपुर से प्राप्त हुए हैं, इसको आप याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण और आईएमपी क्वेश्चन टिक लगा लीजिएगा। गुप्तकालीन स्थल ताला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर है, जो भगवान शिव का मंदिर है, जिसका निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ आपका देवरानी जेठानी मंदिर के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से हुआ गुप्तकालीन साक्ष्य के बारे में। भारतीय इतिहास में पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास में स्वर्णकाल किसे कहा जाता था? तो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता था गुप्तकाल को, इसको भी आप याद रखिएगा। और ताला गांव का जो मंदिर है उसको भी आप याद रखिएगा, देवरानी जेठानी मंदिर। ठीक है, तो ये हुआ गुप्तकाल, गुप्त वंश कंप्लीट। अगला है वाकटक वंश।
वाकाटक वंश के बारे में देखते हैं। तो वाकाटक वंश की स्थापना किन्होंने की थी? तो विंध्य शक्ति ने की थी। इसमें देखिए पुनः दो लोगों के मत के अनुसार क्या बातें हैं उसको देख लीजिए। रहने को तो आपका मेंस का है, फिर भी देख लीजिए वाकाटक वंश के बारे में क्या उल्लेखित किया गया है। बालचंद्र जैन के अनुसार वाकाटक जो आर्यक राज्य में स्थित है, संभवतः वाकाटक वंश का मूल निवास स्थान था। दूसरा, वासुदेव विष्णु मिरासी के अनुसार वाकाटक राजवंश का इतिहास तथा अभिलेख से विदित होता है कि छत्तीसगढ़ में वाकाटक नरेशों का आधिपत्य था। ये आपके मत हैं, याद नहीं रखना है आपको। आपको क्या याद रखना है? वाकाटक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो नंदीवर्धन नागपुर थी। और शासन क्षेत्र कहाँ था? तो कौशल था। और स्थापना किन्होंने की थी? तो विंध्य शक्ति ने की थी। तो एक कोड है, कोई छात्र हैं उन्होंने भेजे थे, देख लीजिए क्या है कोड शासकों का। तो MRP NPH बोल सकते हैं या नवप्रिया बोल सकते हैं। M से आशा है महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन। न से नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन, हरि सेन। वाकाटक वंश में क्या देखने को मिल रहा है? सभी में आपको सेन अंत में आपको देखने को मिल रहा है, जैसे महेंद्र सेन है, रुद्र सेन, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन और हरि सेन। तो इसको आप सभी याद रखिएगा। आइए हम एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इनके प्रमुख विशेषता के बारे में अध्ययन करते हैं। जो नोट्स इसको लिए होंगे, ठीक है, आप रिवीजन कीजिएगा। आपके पास पहले से नोट्स है, आप उनको अध्ययन कीजिएगा। महेंद्र सेन, तो समुद्रगुप्त हम कुछ देर पहले देखे हैं कि जब समुद्रगुप्त दक्षिण विजय अभियान में आए थे तो उन्होंने राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था। इसके बारे में हम देखे हैं। इसके अलावा व्याघ्रराज को भी हराए थे, कुछ देर पहले देखे हैं। तो इसका वर्णन आपको प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है। रुद्रसेन, उसके बाद हम देखे थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह हुआ था। और रुद्रसेन में अगर विकल्प में हो महाकवि कालिदास आए थे तो आप इसको भी ले सकते हैं। जब रुद्रसेन ना हो तो प्रवरसेन लीजिएगा। तो प्रवरसेन, इसके आश्रय में महाकवि कालिदास ने कुछ समय व्यतीत किए थे। व्यतीत प्रवरसेन के शासनकाल में किए थे और रुद्रसेन के शासनकाल में आए थे। जब कालिदास छत्तीसगढ़ आगमन किए थे तो जो सरगुजा जिले है, सरगुजा जिले में जो रामगढ़ की पहाड़ी है, वहाँ पर बैठकर उन्होंने मेघदूत नामक ग्रंथ की रचना की थी। और उन्होंने जो उस क्षेत्र के जंगल थे, सरगुजा क्षेत्र के रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में जो जंगल थे, उसे छत्तीसगढ़ के जो जंगल को स्वर्ग का द्वार कहा था। और यहीं बैठकर उन्होंने मेघदूत की रचना की थी। और इसी मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा, इसे भी पूछा गया है। अगला देखिए नरेंद्र सेन। तो नरेंद्र सेन में क्या विशेषता है? तो रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था तथा इसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया था। हम कुछ देर पहले देखे हैं 3 वंश थे, तीनों एक दूसरे के समकालीन थे। तो देखिए इसी में ही रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन ने, इस तरफ आपके नलवंशी राजा थे, इन्होंने भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था और इनकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था। तो नरेंद्र सेन वाकाटक वंश, तो इस क्षेत्र के राजा ने यहाँ पर आक्रमण करके उनकी राजधानी को तहस नहस कर दिया था। अगला देखिए पृथ्वी सेन। तो केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार राजा पृथ्वी सेन ने नलवंशी राजा अर्थपति भट्टारक को पराजित किया था और उसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया था। हरिसेन में क्या विशेषता है? तो यह अंतिम शासक थे। तो इस तरह से वाकाटक वंश कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है नलवंश। तो नलवंश में क्या इसे याद रखना है? तो बस्तर क्षेत्र का यह प्रथम स्थानीय राजवंश था, जबकि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश कौन सा है? राजर्षि तुल्य कुलवंश है। आप दोनों याद रखिएगा, अलग अलग है। नलवंश का प्रथम स्थानीय राजवंश है, मतलब बस्तर क्षेत्र का प्रथम स्थानीय राजवंश है नलवंश। और छत्तीसगढ़ का पूछा जाए तो राजर्षि तुल्य कुलवंश। ठीक है। नलवंश के संस्थापक कौन थे? शिशुक थे। वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए तो वह वराहराज थे।
राजधानी कहाँ थी? तो पुष्करी। और जानकारी के स्रोत की बात किया जाए तो वायु पुराण से और अड़ेंगा से प्राप्त मुद्रा से आपको नल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। प्रमुख शासकों के बारे में देख लीजिए। आप किसी भी तरह इन शासकों के नाम याद रखिएगा। इन्हीं शासकों के नाम को एग्ज़ाम में क्रम से आपको लिखने को पूछा जाता है, सीरीज दिया रहता है, उसमें आपको बताना रहता है। प्रमुख शासक देखिए, शिशुक है, व्याघ्रराज, विषभराज, वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, स्कंदवर्मन, स्तंभराज, नंदराज, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष, विलास्तुंग, पृथ्वी व्याघ्र, भीमसेन देव और नरेंद्र थबल। ये 15 शासक हैं। आप किस तरह से याद करेंगे देख लीजिएगा, और याद रखना पड़ेगा, सीक्वेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, शिशुक है तो नलवंश का संस्थापक कहा जाता है। व्याघ्रराज कई बार पढ़ चुके, समुद्रगुप्त ने इन्हें दक्षिण विजय अभियान में हराए थे और इन्हें ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत छोड़ दिए थे। वराहराज की कुछ देर पहले देखे हैं, इनकी मुद्रा कोंडा गांव के इड़ेंगा गांव से मिलता है। ठीक है, इसलिए इसे नलवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भवदत्त वर्मन के बारे में अभी कुछ देर पहले देखे हैं कि भवदत्त के रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार भवदत्त वर्मन ने वाकटक नरेश नरेंद्र सेन को हराया था और उनकी राजधानी को तहस नहस कर दिया था। अर्थपति भट्टारक के बारे में भी अभी कुछ देर पहले देखे हैं कि केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार वाकटक नरेश पृथ्वी सेन ने अर्थपति भट्टारक को पराजित किया था और उसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिए थे। स्कंदवर्मन में आप याद रखिएगा, पोड़ागर अभिलेख से पता चलता है कि इन्होंने पुष्करी को पुनः बसाए थे, जिसको तहस नहस पृथ्वी सेन ने किया था। और पृथ्वीराज, यह पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा, भगवान शिव के विरूपाक्ष पक्ष के अनुयायी थे, विरूपाक्ष रूप के अनुयायी थे। कौन थे? पृथ्वीराज। इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक, और जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको याद रखिएगा, बाकी तो सिर्फ ऐसी अध्ययन करना है। एग्जाम प्राचीन छत्तीसगढ़ से मैक्सिमम 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, सर्वाधिक प्रश्न आपके आधुनिक छत्तीसगढ़ से रहता है, तो आधुनिक छत्तीसगढ़ पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। विलासतुंग देखिए, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्रोत विलासतुंग के राजिम शिलालेख से मिलता है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्रोत आपको विलासतुंग के राजिम शिलालेख से मिलता है। 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान विलासतुंग ने राजिम में राजीलोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। विलासतुंग विष्णु भगवान का उपासक था। ये प्रमुख 3 बातें आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। राजीलोचन मंदिर बनाया है विलासतुंग ने, कहाँ है? तो राजिम में है। किस भगवान के उपासक थे? तो विष्णु भगवान के उपासक थे, इसको आप याद रखिएगा। और नल वंश का अंतिम शासक थे नरेंद्र थबल। ठीक है, तो ये तो थे छत्तीसगढ़ के वे वंश, अर्थात राष्ट्रीय स्तर के वंश जिनका साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है आपका क्षेत्रीय राजवंश। तो क्षेत्रीय राजवंश कल अध्ययन करेंगे, किसी दूसरे दिन अध्ययन करेंगे। तो क्षेत्रीय वंश का रूपरेखा देख लीजिए। क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत दक्षिण कौशल के राजवंश हैं और बस्तर के राजवंश हैं। दक्षिण कौशल के राजवंश के अंतर्गत राजर्षि तुल्य है, सरबपुरी है, पांडुवंश है, बाणवंश और कवर्धा के फड़ी नागवंश हैं। और बस्तर के राजवंश में नलवंश, छिंदक नागवंश और काकती वंश हैं। तो देखिए, नलवंश इसके बारे में हम अध्ययन कर लिए। छिंदक नागवंश और काकती वंश ये आपके मध्यकालीन के अंतर्गत आते हैं। बाकी दक्षिण कौशल के इतने राजवंश जिसे क्षेत्रीय राजवंश कहा जाता है, इसके बारे में आने वाले दिनों में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से था आज की कक्षा छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को लेकर। ठीक है, अगर कंप्लीट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं इसको भी, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। शासक का क्रम आप याद रखिएगा। राजर्षि तुल्य कुलवंश, इनकी राजधानी कहाँ थी? तो आरंग। शासनकाल कब था? 5वीं शताब्दी में। जानकारी के स्रोत क्या है? तो आरंग अभिलेख। विशेष बातें क्या हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्थानीय राजवंश हैं, इसको आप याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्थानीय राजवंश कौन सा है? तो राजर्षि तुल्य कुलवंश हैं। ठीक है, ये हुआ आपका राजर्षि तुल्य कुलवंश कंप्लीट। जिनके पास नोट्स होगा आप लोग शासक का नाम याद रख लीजिएगा। चलिए शासक का नाम भी देख लेते हैं।
सूरा है, दैत्य प्रथम है, विभीषण है, भीमसेन प्रथम है, दैत्य द्वितीय है और भीमसेन द्वितीय हैं। ये आपके शासक थे किसके? राजर्षि तुल्य वंश के। अगला देखिए सरबपुरी वंश। इन सभी वंश के आपको शासकों का नाम याद रखना पड़ेगा। जिन्होंने नोट्स नहीं बना सकते वे आप न्यूनतम राशि में आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको पूर्णतः प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों एक ही पीडीएफ में प्राप्त हो जाएगा। न्यूनतम राशि रहेगी। जिनको चाहिए होगा आप मेरे से व्हाट्सएप SMS करके प्राप्त कर सकते हैं। सरबपुरी वंश जिनका शासनकाल 5वीं से 6वीं शताब्दी में था। संस्थापक कौन थे? सरबराज थे। राजधानी कहाँ थी? सरबपुर। और उपराजधानी था श्रीपुर। कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे सरबपुरी वंश के शासक। जानकारी के स्रोत क्या हैं? तो भानुगुप्त के एरल अभिलेख से। सरब वंश के शासकों के नाम देख लीजिए। सरबराज है, प्रसन्नमात्र है, जयराज है, प्रवरराज प्रथम है, सुदेवराज है, प्रवरराज द्वितीय है। तो आइए इनके प्रमुख विशेषता क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। सरबराज सरबपुरी वंश के संस्थापक थे। इसके अलावा इन्होंने राजधानी सरभपुर से सारंगढ़ लाए थे। प्रसन्नमात्र क्या है? इसके बारे में आपको सिर्फ एक बात याद रखना है। इन्होंने निडिला नदी, जिसे वर्तमान में लीलागर नदी कहते हैं, इसी के किनारे प्रसन्नपुर अर्थात मल्हार नगर बसाया है। इसको आप याद रखिएगा। प्रसन्न मात्र ने ही मल्हार जो नगर है उसको बसाया है। और सारंगढ़ से मल्हार राजधानी परिवर्तित किए थे। इसने गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के भी चलवाए थे। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला देखिए जयराज। तो जयराज में क्या विशेषता है? तो इन्होंने दुर्ग शहर की स्थापना की थी। इसको आप याद रखिएगा। दुर्ग शहर की स्थापना की इन्होंने की थी, तो जय राज ने की थी। इसके अलावा क्या है? अपने मुद्रा पर गजलक्ष्मी का अंकन करवाया था। इसको भी आप याद रखिएगा। प्रवरराज प्रथम ने क्या है? तो मल्हार से इन्होंने राजधानी श्रीपुर लाया था, जिसे वर्तमान में सिरपुर कहा जाता है। सुदेवराज क्या है? तो इनके सामंत का नाम था इंद्रबल, जो सत्ता का संचालन करने लगे। प्रवरराज द्वितीय में क्या विशेषता है? तो यह अंतिम सरबपुरी राजवंश का शासक था। इसके अलावा सुदेवराज के सामंत जो थे इंद्रबल, इन्होंने प्रवरराज द्वितीय को हराकर पांडु वंश की नींव रखी थी। तो ये हुआ आपका सरबपुरी वंश कंप्लीट। बाकी कक्षाएं कल आयोजित करेंगे। आज की कक्षा को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास का मैराथन क्लास। जितना कंप्लीट हो सका कंप्लीट करने का प्रयास किया गया है। जिनको नोट्स चाहिए होगा मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।